अस्सलामुअलैकुम। मैं जमील अहमद, असिस्टेंट डीएसडब्ल्यू, मानू हैदराबाद, आप सभी का इस 2 रोज़ा कोविड-19 वैक्सीनेशन अवेयरनेस लेक्चर सीरीज़ में खैर मकदम करता हूँ। हमारी ये सीरीज़ कल शुरू हुई थी, जिसमें डॉक्टर इखलाक अहमद ने अम, अपना लेक्चर दिया था और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज इस दूसरे दिन में हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफ़ेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब, जो कि रजिस्ट्रार इंचार्ज मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैं, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ। साथ ही में हमारी यूनिवर्सिटी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के जाने-माने डॉक्टर और मेडिकल ऑफ़िसर डॉक्टर हमाद हाशमी साहब का भी मैं खैर मकदम करता हूँ। इसी के साथ हमारे आज कीनोट स्पीकर रहेंगे डॉक्टर मिन्हाज ज़फ़र नसीराबादी, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं और इस कड़ी में अपना लेक्चर पेश करेंगे और कोविड के हवाले से क्या मेंटल इश्यूज़ हैं और उनको कैसे कूप अप किया जाए, वो स्ट्रैटेजीज़ हमारे बीच में पेश करेंगे। इसी प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाते हुए और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं डॉक्टर हमाद हाशमी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपना खुतबा पेश करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर सैयद हमाद हाशमी, मेडिकल ऑफिसर, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। सबसे पहले आई थिंक वक्त की जो है तंगी की वजह से बहुत ही ब्रॉड टॉपिक बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारी स्टार्ट होगी, बिगिन होगी विद 2 टॉपिक्स। आज की जो टॉपिक्स हैं हमारे 2 हैं। नंबर 1 ये वैक्सीनेशन के सेफ्टी और प्रिकॉशंस क्या हैं उसके, और मिथ्स क्या हैं। नंबर 2 हमारे पास जैसा डॉक्टर मिनाज का आगे आने वाला है आपको कीनोट, तो उसमें जो है आपको होंगे हाउ टू कोप अप विद मेंटल हेल्थ इश्यूज स्पेशली ड्यूरिंग कोविड-19 एंड इट्स रिलेटेड इफेक्ट्स। तो पहले मैं ये कहूँगा कि वैक्सीन इट्स ए मेजर पार्ट ऑफ प्रिकॉशन एंड प्रिवेंशन। देखिए ऐसा है कि वैक्सीन का आजकल मैंने खास तौर से नोटिस किया है कि बहुत सारी जगहों पे वी हैव सीन दैट देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ मिथ्स कि वैक्सीन से जो है ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं और बहुत सारी दूसरी कुछ अननोन साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, अनफोर्सीन लोगों में काफ़ी जो है इसके ताल्लुक से मतलब लॉन्ग टर्म में इसके क्या इफेक्ट्स होंगे, ये जो है एक्चुअली हो रहा है। तो अब इसमें मैं मास्क निकालते हुए कहूँगा, क्योंकि आई थिंक आई विल कनेक्ट बेटर विद यू पीपल एंड आई विल रिड्यूस द रिस्क इफ पॉसिबल। सो एनीवेज, नाउ वैक्सीन जो लिया है ये आप समझ लीजिए कि वो अपने आप को तकरीबन मोर देन 70% प्रोटेक्ट कर चुका है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि वो प्रोटेक्ट कर चुका है अपने आप को अगेंस्ट कोविड-19, उसके कई वेरिएंट्स। क्योंकि अभी ऐसा है कि वैक्सीन स्पेशली कई टाइप्स की अब जो वैक्सीन्स आ गई हैं मार्केट में, एंड गवर्नमेंट ने भी बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि फ्री वैक्सीनेशंस जो हैं अभी हमने गवर्नमेंट की तरफ से और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ से ये पेड वैक्सीनेशन का भी स्टार्ट हुआ है। हाउएवर, nothing will be a success if people do not participate actively. तो ये हमारा आज का मकसद ये रहा है कि हम लोगों को बावर करें कि वो आएं, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन के ताल्लुक से अपने मिथ्स दूर करें, और ये प्रोग्राम के ज़रिए इंशाल्लाह हम वो कोशिश करेंगे। देखिए अभी तक लाखों करोड़ों लोगों ने दुनिया भर में कोविड-19 की वेरियस फॉर्म्स ऑफ वैक्सीन को लगाकर इसको ऑलरेडी एक सक्सेस प्रोग्राम बना दिया है। हमको सिर्फ ये करना है कि व्हाट आर दी बेनिफिट्स, व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस मैं कहूंगा कि शायद ही नहीं होंगे, क्योंकि दीज आर वेरी वेल टेस्टेड
क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट से गुजर चुकी हैं, बहुत सारे लोगों को लग चुके हैं। तो आई एम श्योर कि बहुत सारे आगे आने वाले बेटर वैक्सीन्स आपको जो हैं और बेहतर करेंगे टू इम्प्रूव अपॉन व्हाट इज ऑलरेडी इम्प्रूव्ड अपॉन। तो ये इसकी खासियत होगी। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की तरफ, इनके मिथ्स को देखिए, मेरी बात आप गौर से सुनिएगा नाजरीन, आप लोगों के लिए मैं खास ये बात रखूंगा कि देखिए मीडिया या कोई भी और ऐसी दिस थिंग इंफॉर्मेशन की तरफ से आप थोड़ा सा बी वेरी केयरफुल, especially when we are verifying the authenticity of any myths. कोई भी मिथ्स वैक्सीन से रिलेटेड, प्लीज वेरीफाई इट, देन ओनली टेक योर डिसीजन। बट आपको हम बहुत सेफली कह सकते हैं कि वैक्सीन जो ले रहे हैं वो एटलीस्ट मेरे अंदाजे से 70% ईजीली अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे सवाल है अब थर्ड वेव का। काफी थर्ड वेव की चर्चा हो रही है और हमको ये देखना है कि इस थर्ड वेव की तरफ हमको आगे बढ़ना है नहीं। जितना हो सकता है आइदर वी डिले इट और वी डू नॉट गो वेरी नियर टू इट। तो इसमें मैं कहूँगा आपसे कि आप ज़रूर वैक्सीन लगाइए और थर्ड वेव को नाकामयाब कीजिए। और इस नए दुश्मन, हमारा जो नया दुश्मन है कोविड-19, इससे जो है इसकी लड़ाई में हम सब एक दूसरे को एनकरेज करें और मिथ्स को स्प्रेड ना करें। और वेरीफाई, जब तक कि आप कोई ऑथेंटिक मेडिकल क्लिनिकल रिसर्च के जरिए कोई वेरीफाइड जब तक नहीं आता, प्लीज डू नॉट ट्रस्ट और एनी अदर मिथ्स। तो ये मैं आपसे कहूँगा। और बात को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। कोपिंग अप विद मेंटल इश्यूज स्पेशली ड्यूरिंग कोविड-19, मैं आपसे कहूँगा कि एज अ डॉक्टर आई हैव सीन मेंटल इश्यूज नॉट ओनली विद पेशेंट्स बट मैनी ऑफ माय कोलीग्स, फ्रेंड्स एंड डॉक्टर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिन्होंने अपने आप को बहुत ही मैं कहूँगा कि बहुत मुस्तैदी से और बहुत ही हिम्मत से ऐसे वक्त का सामना किया है। आई थिंक वी आर fortunate, or you can say unfortunately fortunate, to have seen a pandemic in a century like this. तो जाहिर है कि दिस इज समथिंग वी आर नॉट यूज टू। और स्पेशली डॉक्टर्स की तरफ मैं पहले कहूँगा, मैं अक्सर आई हैव बीन थ्रू कोविड-19, यू कैन से एवरी डे में हॉस्पिटल की मेरी एक विजिट हुई है, बहुत ही जाना माना हॉस्पिटल जहाँ पे टॉप डॉक्टर्स काम करते हैं। तो मेरी उनसे मुलाकात होती थी अक्सर ऑन रिव्यू केसेस ऑफ कोविड-19 न्यूमोनिया स्पेशली। तो उसमें मैंने देखा है कि देयर हैव बीन सो मच ऑफ डेथ, ताकि डॉक्टर्स को तक ये इसका साइकियाट्रिक बहुत बड़ा स्ट्रेस हो जाता है। दे नीड टू हैव अ वे आउट and I have seen that doctors have done extremely well to cope with the mental issues related to vaccination. We all, जब कहा जाता है कि mental issues related to vaccination, I mean mental issues related to COVID-19 pandemic and affected people. तो इसमें now we come to the patient part. अब अक्सर मैंने देखा है कि कई डॉक्टर भी पेशेंट बने हैं और आम लोग भी काफ़ी जो हैं इसमें बुरी तरह से इफ़ेक्ट हो गए हैं। तो इसमें हमने ये भी देखा है कि कोविड की वजह से और इट्स रिलेटेड इसमें भी कई मिथ्स हैं। तो हो ये जाता है कि इंसान बाकायदा अकेला पड़ जाता है और इस अकेलेपन से उसे जूझना, बीमारी से अपने आप को बाहर निकालना वाकई एक हिम्मत अफजाई का काम है दूसरों के लिए भी। तो मैं ये देखा हूँ कि कुछ फैमिलीज बहुत बैडली हिट हुए हैं, बहुत सारे फैमिलीज ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गए, खत्म हो गए हैं। तो उसमें हमने देखा है कि इसका काफी स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन की तरफ जो है काफी लोगों को जाते हुए देखा हमने। और मैं चाहूँगा कि जो है इस नॉलेज सीरीज, इस अवेयरनेस सीरीज से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बात पहुँचे कि सबसे पहले आप वैक्सीनेशन किसी भी कीमत पे मिस ना कीजिए। इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको शायद ही होंगे और गुड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे होंगे। तो ये चीज़
आप ख्याल में रखें और एनकरेज कीजिए आप अपने आप को भी और अपने साथियों को भी, फैमिली मेंबर्स, एवरीबडी हु यू फील यू कैन इन्फ्लुएंस टू कम अक्रॉस एंड गेट देमसेल्व्स वैक्सीनेटेड एंड गेट देमसेल्व्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस पैंडेमिक। इसकी लड़ाई में हम यकीन से कह सकते हैं कि अगर हम सब समझदारी से और मैं कहूँगा कि बहुत हिम्मत से अगर इसको हम फेस कर लें तो वी विल कम आउट ऑफ इट। तो ये बात कहते हुए मैं इजाज़त चाहूँगा नाजरीन, इंशाल्लाह मैं फिर आपके पास सामने फिर हाजिर होऊंगा एक और नई टॉपिक लेके। अल्लाह हाफिज़। बेहद शुक्रिया हमाद सर। अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारी यूनिवर्सिटी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार इंचार्ज प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद, जो कि डीन स्कूल ऑफ एजुकेशन भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपना खिताब पेश करें। कोविड-19 काउंसलिंग सेशन के ऑर्गेनाइजर्स, बतौर ख़ास प्रोफेसर अब्दुल समी सिद्दीकी साहब, यहाँ मौजूद हमारे मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर मिनहाज ज़फ़र साहब, डॉक्टर हम्माद हाशमी साहब, इस प्रोग्राम के मेज़बान मिस्टर जमील अहमद साहब और यहाँ पर मौजूद सभी शुरका, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आदाब। काउंसलिंग सेशन है और इसमें डॉक्टर्स का बहुत ही अहम रोल है। हम एक डॉक्टर साहब से इस्तिफ़ादा कर चुके हैं और दूसरे डॉक्टर साहब से इस्तिफ़ादा करना बाकी है। दरमियान में मैं सिर्फ एक बात के लिए हाजिर हुआ हूँ और वो ये कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मोहब्बत के इस पैगाम को आज के इस मौके से मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पेंडेमिक की इस सूरत हाल में जिस दबाव से और ज़हन की जिस कैफियत से लोग गुजर रहे हैं, जिस जज्बाती कैफियत का वो सामना कर रहे हैं, हम और आप अच्छी तरीके से उससे वाकिफ़ हैं और डॉक्टर हम्माद हाशमी साहब ने उस तरफ इशारा भी किया है। आपके इत्मीनान के लिए मैं सिर्फ एक नजराना आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। एक वाकया, एक तारीखी हकीकत। आपने खलीफा हारून रशीद का नाम जरूर सुना होगा। 5वें अब्बासी खलीफा। इनको जो शोहरत हासिल हुई शायद किसी और अब्बासी खलीफा को हासिल नहीं हुई। वजह क्या थी? वजह यह थी कि वो अपनी आवाम का बहुत ख्याल रखने वाले थे। वो आवाम की परेशानी पर खुद परेशान हो जाते, आवाम के मसाइल को अपने मसाइल समझते। जब उनके मुल्क में क़हत की सूरत हाल पैदा हुई, सूखा पड़ा, बारिशें नहीं हुई और लोग अनाज के लिए तरस गए, तो ऐसी सूरत में खलीफा हारून रशीद ने तमाम तदाबीर इख्तियार की कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके। हुकूमत के खजानों का मुंह खोल दिया ताकि अवाम ज्यादा से ज्यादा इस्तेफादा कर सके और अपनी परेशानी को कम से कम महसूस कर सके। लेकिन फिर भी उन तक ये इत्तलात पहुंच रही थी कि अवाम की परेशानी में कोई कमी नहीं हो पा रही। अवाम की बेचैनी पर खलीफा हारून रशीद बजाते खुद बेचैन हो गए, यहां तक कि उनकी नींद हराम हो गई। उनको करार और सुकून मैसर नहीं था, वो बहुत परेशान हाल थे। ऐसी परेशानी के आलम में उन्होंने अपने वजीर आजम को तलब किया। तारीख ने उस वजीर आजम का नाम याहिया बिन खालिद की हैसियत से नोट किया। ये वही याहिया बिन खालिद हैं जो न सिर्फ उस वक्त वजीर आजम थे
बल्कि बादशाह सलामत के बचपन में उनके अतालिक और उनके उस्ताद भी रहे थे। जब वजीर आजम पहुंचे तो खलीफा हारून रशीद ने उनसे दरखास्त की कि उस्ताद मोहतरम, मैं बहुत परेशान हूं, अवाम की तकालीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मुझे नींद की कैफियत मुझ पर तारी नहीं होती, आप कोई ऐसी बात सुनाइए कि मुझे सुकून और इत्मीनान हासिल हो जाए। वजीर आजम मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि खलीफा, मैंने किसी नबी की हयात तय्यबा में एक हिकायत पढ़ी थी। वो हिकायत मुकद्दर, किस्मत और अल्लाह की रस्सी को कनेक्ट करती है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी खिदमत में पेश करूं। खलीफा ने कहा, इरशाद। मैं हमतन गोश हूं, मैं सुनना चाहता हूं, इसलिए कि मुझे सुकून चाहिए। अगर उस वाक़े से मुझे सुकून हासिल हो सकता है तो जरूर सुनाइए। तब याहिया बिन खालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह सलामत, खलीफा वक्त किसी जमाने में एक जंगल में एक बंदरिया रहती थी। उस बंदरिया का एक छोटा सा बच्चा था, मासूम सा बच्चा। इत्तेफाक की बात यह कि बंदरिया को सफर पर रवाना होना था और किसी वजह से वो बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा सकती थी। तो वो जंगल के बादशाह शेर के पास पहुंची और कहा कि आप तो जंगल के बादशाह हैं, मैं सफर पर रवाना हो रही हूं, अपने बच्चे को साथ में नहीं ले जा सकती, आप इस बच्चे को अपनी हिफाजत में ले लें। शेर मुस्कुराया। शेर ने उस पेशकश को कबूल किया, बंदरिया के उस बच्चे को अपनी पीठ पर बिठा लिया और बंदरिया सफर पे रवाना हो गई। अब रोजाना का मामूल था कि शेर अपने रोजाना के मामूलात को अदा करने जब बाहर निकलता तो बंदरिया के उस बच्चे को अपनी पीठ पर बिठा लेता और सारे जंगल में वो घूमता रहता। एक रोज, दो रोज, तीन रोज गुजर गए। चौथे रोज एक अजीब व गरीब वाकया पेश आया। एक बहुत बड़ी चील ने जब बादशाह सलामत यानी शेर की पीठ पर बंदरिया के उस छोटे से बच्चे को देखा तो उसकी राल टपकी। उसने एक डाई लगाई और फौरी तौर पर उस बच्चे को लेकर ये जा वो जा। अब जंगल का बादशाह शेर, उसने उस बच्चे को अपनी हिफाजत में ले रखा है। अब वो तड़प गया, चिल्लाने लगा, दहाड़ने लगा, यहां से वहां घूमने लगा। बेचैनी का ऐसा आलम उस पर तारी हुआ कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन चील तो बहुत दूर जा चुकी थी। सब्र करके बैठने के अलावा उस शेर के पास और कोई चारेकार नहीं था। चंद दिन बाद जब बंदरिया वापस आई तो उसने अपना बच्चा तलब किया। शेर ने अपनी नजरें नीची की और कहा कि मुझे माफ कर दें, मैं आपके बच्चे की हिफाजत नहीं कर सका। हालांकि ये वाकया बाकी जानवरों ने बंदरिया को बता दिया था, तो बंदरिया जहनी तौर पर तैयार थी, लेकिन वो आजमाना चाहती थी कि शेर का रवैया अब कैसे होगा। तो उसने कहा, क्या कहा बादशाह सलामत, ये बात आप कह रहे हैं कि आप मेरे बच्चे की हिफाजत नहीं कर सके? ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आप एक अमानत की हिफाजत नहीं कर सकते तो सारे जंगल की हिफाजत आप कैसे करेंगे? शेर ने बंदरिया की तरफ देखते हुए कहा, देखिए, अगर कोई आफत जमीन से निकलती और आपके बच्चे पर हमलावर होती तो मैं उसको बचा सकता था। मैं इतना ताकतवर हूं कि जमीन पर आने वाली किसी आफत से मैं आपके बच्चे की हिफाजत कर सकता था। लेकिन यह आफत आसमान से आई थी और वो मेरे दायरे कार में नहीं है। वाकया सुनाकर वजीर आजम याहिया बिन खालिद एक लम्हे के लिए रुका और उसने कहा कि खलीफा वक्त, कहत की ये सूरत हाल ये जमीनी परेशानी नहीं है, ये आसमान की तरफ से नाजिल होने वाली एक आजमाइश है और इस आजमाइश का मुकाबला आप बादशाह बनकर नहीं कर सकते। जिसने आजमाया है
उसके दरबार में बादशाह की हैसियत से नहीं, फ़कीर की हैसियत से आप दुआ करें। हो सकता है कि वो बादशाहों का बादशाह आपकी दुआ को कबूल कर ले और क़हत की इस कैफ़ियत को दूर कर दे। मुझे लगता है कि तक़रीबन वही सूरत-ए-हाल है। हम वजूहात में नहीं जाएँगे कि कोविड-19 का वजूद कैसे अमल में आया। हमारा और आपका ईमान है, यकीन है कि अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर दरख्त का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो एक तरीक़े से अगर देखा जाए तो हमारे लिए ये एक आसमानी आज़माइश है। अब इस आसमानी आज़माइश में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इसका शिकार हुए, बहुत सारी अमवात हमारी आँखों के सामने हुई, बहुत सारे लोगों को आपने बीमारी की हालत में तड़पते हुए देखा और हम और आप कुछ नहीं कर सके। मैं समझता हूँ आफ़रीन है हमारे डॉक्टर्स पर, उनके स्टाफ पर कि उन्होंने बहुत ही हिम्मत के साथ ऐसे हालात में पेशेंट्स की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। हम तमाम उनकी इन खिदमात को सराहते हुए आपसे ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि हमारे हाथ में तदबीर इख्तियार करना है, लेकिन डॉक्टर्स की तदबीरें और कोशिशें उसी वक़्त कामयाब होगी जब पेशेंट्स की जज़्बाती तायीद उनको हासिल होगी। तो अपने जज़्बात को काबू में रखना, अपने एहसासात को काबू में रखना और अपनी सेहत को यकीनी बनाने के लिए जो तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं, उन तदाबीर में सपोर्ट करना, ये हम तमाम की ज़िम्मेदारी है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारे डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा मुफ़ीद साबित नहीं हो सकेंगे, मौसर साबित नहीं हो सकेंगे। देखिए, जब कोविड-19 की कैफ़ियत नहीं थी, तब भी तो सूरत-ए-हाल यही थी कि अक्सर लोग ज़िंदा रहने के लिए और ज़िंदगी को बनाने और सँवारने के लिए मरे जा रहे थे। और आज जब मौत को देख रहे हैं, किसी और की मौत को देख रहे हैं, तब भी उसके डर से बाज़ लोग परेशान हो रहे हैं। खौफ़ और हैबत की ऐसी कैफ़ियत जो हमने और आपने शायद ही ज़िंदगी में कभी देखी थी, जो आज बहुत करीब से हम देख रहे हैं, बल्कि हम तमाम भी किसी न किसी दर्जे में उसी सूरत-ए-हाल से गुज़र रहे हैं। तो फिर क्या किया जाए? इस बात को यकीनी तौर पर समझ लिया जाए कि मौत का एक दिन मुकर्रर है और अल्लाह ताला ने उस मुकर्रर दिन से पहले, बल्कि उसके लम्हे से पहले भी, चाहे दुनिया की सारी ताकतें मिलकर मौत को यकीनी बनाने की कोशिश करें, उस लम्हे से एक लम्हा भी पहले मौत वाक़ई नहीं हो सकती। हाँ, जो बीमारी है, जो आज़माइश है, उस आज़माइश से गुज़रने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए तदाबीर भी इख्तियार करना ज़रूरी है। जहाँ पर आपको उस पर यकीन रखना है, वहाँ पर तदाबीर और एफ़र्ट्स भी इख्तियार करना है। तमाम हिफ़ाज़ती इक़दामात भी करने हैं। मास्क का इस्तेमाल करना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। जितनी तदाबीर एक्सपर्ट्स और माहिरीन ने बताई है, उन तदाबीर पर अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है। उन तदाबीर को अमली जामा पहनाने की अज़हद ज़रूरत है। उसमें कोई काट-कसर नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ-साथ ये वक़्त एहतिसाब भी है। हम तमाम को जायज़ा लेना चाहिए, जब हम मौत को इतने करीब से देख रहे हैं, तो क्या ये तौबा का वक़्त नहीं है? क्या ये एक-दूसरे को माफ़ करने का वक़्त नहीं है? क्या ये एक-दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करने का वक़्त नहीं है? क्या ये एक-दूसरे के दुःख-सुख में शरीक रहने का वक़्त नहीं है? क्या ये एक-दूसरे को एनकरेज करने का और मोटिवेट करने का वक़्त नहीं है? यकीनी तौर पर इन तमाम सवालात के जवाबात आप हाँ में देंगे। अगर आपके जवाबात हाँ में हैं, तो मैं समझता हूँ कि वक़्त आ गया है कि हम एक तरीक़े से अगर देखा जाए तो नए अज़्म के साथ कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएँ। वैक्सीनेशन भी एक तदबीर है और इस तदबीर को अमली जामा पहनाने के लिए जो सपोर्ट हम कर सकते हैं, वो सपोर्ट हमको ज़रूर करना चाहिए। मेरी नेक ख़्वाहिशात, मेरी नेक दुआएँ आपके साथ हैं। ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है कि हम मौत के खौफ़ से, मौत का लम्हा आने से पहले मर जाएँ। वो ज़िंदगी जो डर और डर के गुज़ारी जाती है, वो मौत नहीं है तो क्या है बताइए? मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का जो मुकाबला है, वो बहुत ही हिम्मत के साथ करने की ज़रूरत है और आप तमाम लोग अगर एक-दूसरे का साथ दें, हम एक टीम बनाएँ,
तो मैं समझता हूँ कि तमाम परेशानियों का बहुत आसानी के साथ हम मुकाबला कर सकते हैं। मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया सर। सर का बयान जो है बहुत मुतासिर करने वाला था और सर ने कई पहलू पे जो है बात रखी और हमें हर चीज़ के बारे में, खासकर लिटरेचर के बारे में जो कनेक्ट किया। और इसी के साथ इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर मिन्हाज ज़फ़र नसीराबादी साहब का सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें वक़्त दिया और इस सीरीज़ का हिस्सा बने। मैं उनको बुलाने से पहले उनके बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन आपके सामने पेश करता हूँ। डॉक्टर मिन्हाज ज़फ़र साहब जिन्होंने एमबीबीएस, डीपीएम और एमडी कंप्लीट किया है, वे गोल्ड मेडलिस्ट हैं मुंबई यूनिवर्सिटी से। उसके साथ डॉक्टर मिन्हाज साहब रिसर्च में भी हिस्सा अपना पेश करते रहते हैं और कई सारे पेपर्स उन्होंने पब्लिश किए और उनका उनको कई पेपर जो हैं, कई पेपरों में बेस्ट पेपर अवार्ड भी मिल चुके हैं। और इसी के साथ वे जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पे भी फाइज़ रह चुके हैं, जैसे हैदराबाद साइकियाट्री सोसाइटी और को चेयरपर्सन इवेंट सब कमेटी आईएपीपी। इसी के साथ एमसी मेंबर आईएमए हैदराबाद, मेंबर एकेडमिक काउंसिल आईएमए तेलंगाना स्टेट और इसी के साथ कई सारे ओहदों पे भी फाइज़ रह चुके हैं और अभी भी काम कर रहे हैं। इसी के साथ डॉक्टर मिन्हाज साहब नेशनल प्रेसिडेंट अवार्ड आईएमए 2017-18 भी उनको मिल चुका है और फिलहाल डॉक्टर मिन्हाज साहब प्रोफेसर और हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज हैदराबाद में काम कर रहे हैं। मैं इसी छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ डॉक्टर मिन्हाज साहब से गुजारिश करता हूं कि वे इस सीरीज को, इस लेक्चर को आगे बढ़ाएं और बेहद शुक्रिया सर। शुक्रिया भाई। मैं मनु का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मौका दिया मुझे सब लोगों के सामने आने का। और जो हालात बन रहे हैं, जैसा साहब ने बताया, डॉक्टर हमाद भी बता रहे थे, कोविड के हालात है और ये बहुत बड़ा पैंडेमिक से हम लोग गुजर रहे हैं। इसके बाद बताया जा रहा है कि थर्ड वेव आएगा और उसके बाद पता नहीं और कितने सारे वेव्स आएंगे। इसके बाद बताया जा रहा है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज का, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स का जो लोग कोविड से लड़े हैं, जिन्होंने मौतें देखी है, जिन्होंने फाइनेंशियल बर्डन्स लिए हैं, तो एक मेंटल हेल्थ पैंडेमिक आएगा जिसमें काफी सारे लोग मुतासिर होंगे। तो ये जो आने वाला पैंडेमिक है, अल्लाह बेहतर जानता है आएगा नहीं आएगा, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं इससे बचने के लिए। तो किस तरह से हम लोग ये पैंडेमिक, मेंटल हेल्थ पैंडेमिक से बचे, वो कुछ मैं बताना चाहूंगा। मैं अपनी स्लाइड शेयर करता हूँ। मेरी स्लाइड दिख रही है भाई? हेलो, मेरी स्लाइड्स दिख रही है? जी जी, बिल्कुल दिख रही हैं आपकी स्लाइड्स, क्लियर है, आप शुरू कर सकते हैं। कुछ इमोशनल और बिहेवियर रिएक्शंस टू कोविड। क्या क्या हो रहा है कोविड जिन लोगों को हुआ है, ये हम देखेंगे। एंजाइटी एंड वरी अबाउट अनसर्टन फ्यूचर, आगे क्या होगा उसके बारे में बेचैनी और फिक्रमंद। साहब ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि हम बहुत ज्यादा फिक्र करके बहुत सारी चीजें नहीं कर सकती है, लेकिन हालात से निपटना है, जो अपने हाथ में उससे निपटना है, ताकि अल्लाह से दुआ करना। फियर ऑफ कंटामिनेशन, मैंने ये चीज को हाथ लगाया, वो मेरे घर में आके गया था, उसको बुखार है, तो बहुत ज्यादा डर, बेजा डर कंटामिनेशन का कि कोई चीज से मुझे टच हो गई है और उसकी वजह से मुझे भी बुखार आएगा। काफी सारे लोग अपने रिश्तेदारों के घर पे जाना छोड़ दिए कि भाई फला फला को 3 महीने पहले कोविड आया था, भाई उनके घर में कोविड आया था, उनसे कोई बात नहीं करना या उनके पास नहीं जाना, उनको चाहिए तो उनको भी कोविड हो जाएगा। तो फियर ऑफ कंटामिनेशन, बार बार हाथ को सैनिटाइजर से साफ करना,
बार बार हाथ धोना, ये सब फियर ऑफ कंटामिनेशन है, काफी सारे लोगों को हो रहा है। ओवर रिएक्शन टू सिम्टम्स लाइक कफ, सोर थ्रोट एंड फीवर। कुछ लोग जरा सा गले में खराश हुई, जरा सी खांसी आई या थोड़ा बुखार आया, शरबत खाना, डरना चालू कर देते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं कि कहीं मुझे कोविड तो नहीं हो गया, या अपने पास के कोई लोगों को देखते हैं जो जिन्हें खांसी या थोड़ा बहुत बुखार है कि इसको कोविड नहीं हो गया है, और उससे डरना स्टार्ट करते हैं। काफी सारे लोग ये दिनों में देखा गया है कि होर्डिंग ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, मेडिसिन एंड सर्वाइवल आइटम, मैं देखा हूँ अपने काफी सारे, मैं एक बात कर रहा था मेरे एक दोस्त से लखनऊ में, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब हमारे पास जब सेकंड वेव आई है तो हम लोगों ने सबने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हमारे घर में ले लिए, पूरे डॉक्टर्स जितने हैं सबने के ऑक्सीजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो डर से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स परचेज कर लिए 50,000, 60,000, 70,000 में ये चीजें खरीद के रख लिया अपने पास के खुदा ना खास्ता उनको कोविड हुआ और ऑक्सीजन नहीं मिला या दवाइयां नहीं मिली तो पहले से जमा करके रखो। तो ये भी एक तरह का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इसमें है। बहुत सारे लोग गुस्सा हो रहे हैं या चिड़चिड़ापना करते हैं कि सोसाइटी का बिहेवियर कैसा है। लोग देखो दावतें कर रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, कोई भी आ जा रहा है, पब्लिक प्लेसेस में खांस रहे हैं, मास्क ठुड्डी के नीचे लगाया हुआ है और बात कर रहे हैं, करीब आके बात कर रहे हैं, बुखार है फिर भी आ रहे हैं। तो ये सब चीजों के बारे में गुस्सा आना कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। डॉक्टर हमाद साहब बता रहे थे जैसा कि अनड्यू अटेंशन टू अनसब्सटेंशिएटेड फैक्ट्स इन न्यूज एंड सोशल मीडिया। आजकल सोशल मीडिया हमारे पास, हर जन के पास कोई ना कोई तरीके से मौजूद है। आपके पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, न्यूज चैनल्स है, जहाँ पे तरह तरह की बेबुनियाद न्यूज भी बताई जाती है, बेबुनियाद चीजें भी रखी जाती है। एक वैक्सीनेशन के बारे में मैं थोड़े दिन पहले देखा था कि भाई एक बच्ची ने वैक्सीनेशन लिया और उसकी डेथ हो गई। पूरी तरह से बेबुनियाद फैक्ट था। जब पता लगाया गया कि भाई ऐसा कोई था तो ऐसा कोई भी नहीं था। तो और सब लोग वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं, और ठीक है भाई आप देखो कभी आपने वैक्सीन लिया तो आप मर सकते हैं। 16 साल 18 साल की बच्ची मर गई और वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। तो ये जो चीज है इसमें अनड्यू अटेंशन बहुत सारे लोग देते हैं सोशल मीडिया के थ्रू जो आती है, जो हमें नहीं करना चाहिए। बहुत बार हम लोगों से अर्ज होती है जब हम काम करते रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, हमको मालूम है कि भाई हाथ 10 जगह लग रहा है, हमको मुंह या हाथ फेस को टच नहीं करना है, फिर भी बहुत सारी अर्ज होती है हमको कि खुजली आ रही है, चलो उसको फेस को खुजा लो या मुंह को टच कर लो या नाक को टच कर लो। जब नहीं करना है तब ज्यादा लगता है। तो ये थोड़े इमोशनल एंड बिहेवियरल रिएक्शंस है कोविड के लिए। कुछ बिहेवियरल एंड इमोशनल रिएक्शन है जिन लोगों को कोविड हो गया है उनके लिए। अब थोड़े लोग अवॉइडेंस ऑफ रिपोर्टिंग ड्यू टू स्टिग्मा एंड पॉसिबल आइसोलेशन। कोविड को इस तरह से बता दिया गया था, उस तरह से उसके साथ में स्टिग्मा लग गया था कि भाई ये बहुत अछूत वाली बीमारी, कोई उसको हाथ नहीं लगाने वाली बीमारी है, और जिसको भी कोविड हुआ इसको अलग रखना चाहिए, उसको हकारत की नजरों से लोग देख रहे थे और आइसोलेट कर दे रहे थे। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग पता चलने के बाद में, पूरे सिम्टम्स आने के बाद भी बताए नहीं कि हमको कोविड हुआ या रिपोर्ट नहीं की है। कुछ लोगों को अनड्यू गिल्ट, अपने आप में पछतावा हो रहा था कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया, या मैं ये जगह चले गया था और उसकी वजह से मुझे इन्फेक्शन हो गया, तो उसके बारे में गिल्टी फीलिंग है, मुझे मेरे मेरे बर्ताव की वजह से मुझे इन्फेक्शन हो गया है। कुछ लोगों को गिल्ट रहता है कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन मेरी वजह से मुझे हुआ और मेरी वजह से मेरे 4 साथियों को भी इन्फेक्शन हुआ। उस वजह से काफी लोगों को गिल्ट था। एंजाइटी एंड पैनिक अबाउट वर्स्ट पॉसिबल आउटकम, जैसा कि सिद्दीकी साहब बता रहे थे कि
कुछ लोगों को कोविड हुआ, लेकिन वो लोग सोचने लगे कि मर जाएंगे, कुछ हो जाएगा, पैनिक। आगे तो इसके आगे बस खात्मा होने वाला है। मेरे पास दो भाई पेशेंट्स हैं मेरे। एक भाई, दोनों भाइयों को एक साथ कोविड हुआ, जाहिर सी बात है, दोनों एक ही घर में रहते तो दोनों को साथ में कोविड हुआ। एक भाई काफी हद तक के पैनिक नहीं हुए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखा, और एक भाई पैनिक हो गए कि भाई मुझे कुछ हो जाएगा, और वो पैनिक के चलते थोड़े दिन के बाद सच में उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी, दूसरा भाई सुधरने लगा और वो भाई का इंतकाल हो गया। एंजाइटी एंड पैनिक अबाउट बोथ पॉसिबल आउटकम। तो हम लोग और हमारे डॉक्टर्स काफी पेशेंट्स को बताते हैं कि इसमें से 90-95% लोग ठीक हो जाएंगे। थोड़े लोगों को कुछ सिम्टम्स बाकी रहेंगे, थोड़े लोगों, जैसा हम देख रहे हैं कि 1.5 to 3% लोगों की डेथ हो रही है। तो सब लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जिसको कोविड हुआ है, इलाज करने की जरूरत है, उसकी टेक केयर करने की जरूरत है। जो लोगों को कोविड हो गया है, वो अपने फैमिली वालों के सेफ्टी के बारे में, उनका क्या होगा आगे, उनको कोई देखेगा नहीं देखेगा। वो लोगों को कोविड होगा, मुझे खुदा ना खास्ता कोविड होके कुछ हो गया, तो फिर आगे मेरे फैमिली वालों को कौन देखेगा, ये बात से भी परेशान रहते हैं। तो ये सब रिएक्शंस जो लोगों को कोविड हो गया है उनमें देखने को मिले। कुछ लोगों में पीटीएसडी, बार बार वही वसवसे, वही दवाखाने के ख्यालात आना, लोग मर जा रहे, उसके बारे में दिखना, वो सब चीजें आती। कई लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ा, आइसोलेट करना पड़ा और कोविड कि उनसे दूसरे लोगों को ना फैले। बाज लोग लकी थे जिनके घर बड़े थे, वो एक कमरा दिया गया, वो अपने कमरे में रहते थे, फैमिली वाले उनको खाना सब चीज लाके मुहैया कराते थे। बाज लोगों को बाहर क्वारंटाइन करना पड़ा, आइसोलेट करना पड़ा। ये आइसोलेशन की वजह से बहुत सारे लोग लोनली हो गए, उनको बहुत बोर होने लगा, बोर्डम होने लगा। फिक्रमंद भी, अकेले रह रहे फिक्रमंद भी कि मेरे साथ क्या होगा और मेरी हेल्थ का क्या होगा, बात करने वाला कोई नहीं है, फैमिली मेंबर्स का क्या होगा, मैं यहाँ क्वारंटाइन हूँ। बहुत सारे हमने फैमिलीज देखे जहाँ माँ फीमेल वार्ड में है, फादर मेल वार्ड में है, बच्चे घर पे है, तो वही अबाउट हेल्थ, दूसरे बच्चों का कैसा हो रहा होगा, मेरे वाइफ का कैसा हो रहा है, मेरे हस्बैंड का कैसा हो रहा होगा, इसके बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद, जरूरत से ज्यादा। गिल्ट अबाउट सोर्स ऑफ पॉसिबल इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन हुआ, मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को लगाया इन्फेक्शन, या मैंने मेरे अपने दोस्तों को इन्फेक्शन लगाया, उसके बारे में पछतावा। पछतावा इस चीज का भी बहुत सारे लोगों को था कि जो, चूंकि मैं आइसोलेटेड हूँ, अलग रहने अब पड़ रहा है, मुझे जो काम दिया गया था, जैसा मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे मेरे पेशेंट्स को देखना है। मैं पेशेंट्स को नहीं देखा तो फिर वो मेरे पेशेंट्स कहाँ जाएंगे, तो मैं अपने काम नहीं कर सकता हूँ, कोविड की वजह से मैं आइसोलेटेड हूँ, मैं काम नहीं कर सकता हूँ, तो उसकी भी गिल्ट। तो ये सब चीजों की गिल्ट मैं एक तो मैं फैला रहा हूँ, उसकी गिल्ट, साथ में मैं अपने काम जो ड्यूटीज करना था, जो एज अ फादर करना था ड्यूटीज, या एज अ हस्बैंड करना था जो ड्यूटीज, या एज अ डॉक्टर करना था ड्यूटीज, वो नहीं कर सक रहा हूँ, उसकी वजह से परेशान हूँ, या गिल्टी फीलिंग हो रही है मुझे। थोड़े इमोशनल एंड बिहेवियरल रिएक्शन स्पेशल पॉपुलेशंस में इतने सारे केसेस आ गए, मैग्नीट्यूड ऑफ केसेस रोज देख रहे हैं, लाख केस हो रहा है, 2 लाख हो रहे हैं, 5 लाख हो रहे हैं कंट्री में। बहुत ज्यादा वरी इसके बारे में। वर्किंग एनवायरनमेंट, मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ ये सब लोगों को देख नहीं सकूंगा, लोड सहन नहीं कर सकूंगा। बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे लोग जिनको इसके बारे में पहले ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, कॉम्पिटेंस नहीं था, ये नई बीमारी आई है, इससे कैसा डील करना किसी को नहीं मालूम, ना डॉक्टरी लिहाज से किसी को मालूम है, ना जैसा आप लोग सब टीचर्स है आप लोगों को पता है कि किस तरह से इसको डील करना है, क्लासेस लेना है, किस तरह से बच्चों की ट्रेनिंग करना है, बच्चों के लिए क्लासेस लेना है।
नहीं पता, इवन नॉट ट्रेन, हमारे पास कॉम्पिटेंसी नहीं थी। धीरे धीरे हम लोगों ने, जैसा वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आज मुझे देख सक रहे हैं आप, सब लोगों ने लर्न किया कि भाई वर्चुअल प्लेटफॉर्म में हम लोग लेक्चर्स ले सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में काफी सारे लोग बेचैन थे। लैक ऑफ एडिक्वेट कॉशन ड्यू टू अल्ट्रुइस्टिक ज़ील, कुछ लोग भाई बस मुझे करना है, लोगों को हेल्प करना है, मदद करना है, कुछ भी हो जाए, मेरी जान कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं दूसरों को मदद करूंगा। ऐसे भी कुछ लोग थे जो ओवर रिएक्ट करे। मैंने एक बच्चे को देखा जो लोगों के घर में जाके कंप्लीट लॉकडाउन के टाइम पे पुलिस से लड़के ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीद के लाया है। बॉम्बे के एक नौजवान का किस्सा है कि उसने अपनी गाड़ी बेच दिया लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई करने में। अल्ट्रुइस्टिक ज़ील, मेरा कुछ भी होता है लेकिन मुझे लोगों को बचाना है। कुछ लोगों में बर्नआउट, बहुत ज्यादा लंबा टाइम काम करना पड़ रहा है, डॉक्टर्स में खासकर। डॉक्टर हमाद साहब जैसा बता रहे थे कि डे इन एंड डे आउट डॉक्टर्स क्रिटिकली इल पेशेंट्स, रोज बहुत बीमार पेशेंट्स को देख रहे हैं और डेली डेथ्स देख रहे हैं, आज तक के उन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। मैंने ऐसे डॉक्टर से भी बात करी जो जिनकी 30-30 साल, 40-40 साल, 50-50 साल आईसीयू में काम किया उन्होंने। डेथ्स उन्होंने डेली देखी है, डेली बेसिस पे देखी है, लेकिन ये क्वांटिटी में डेथ्स उन्होंने भी नहीं देखी। 10 पेशेंट एडमिट है, उसमें से 8 सर्वाइव नहीं हो रहे, 8 को बचा नहीं पा रहे हैं, 7 को बचा नहीं पा रहे हैं, डेथ्स देख रहे हैं। जो चाहे वो कर लिए, जो चाहे वो दवाई देती है, वेंटिलेटर पे रखती है। सेंस ऑफ फेलियर, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आना, पुअर सेल्फ केयर, अपने आप का ख्याल नहीं रखना। ब्लेमिंग, वो बंदरिया सिद्दीकी साहब ने बताया कि ब्लेम कर रही है कि आप राजा होने के बाद भी मेरे बच्चे को नहीं बचा सकते। चिड़चिड़ापना, गिविंग अप, मैं कुछ नहीं कर सकता, छोड़ दो। सेकेंडरी ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, एंड यू वरी अबाउट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, कुछ खराब हो जाएगा। स्टार्टल, घबराहट, एकदम सडनली डर होना, बेचैन होना और रात में ख्वाब आना, नाइटमेयर्स। में से काफी सारे लोग हैं, मैंने काफी सारे लोग देखा हूँ जिनको रात में नींद में उठते कि हमारी वालदा के साथ ये हो गया या हमारे वालिद साहब के साथ हो गया, और पैनिक हो रहे, घबरा रहे, परेशान हो रही है, उनके बच्चों के साथ कुछ हो गया। ये सब इमोशनल रिएक्शंस लोगों में देखने को मिल रहे हैं। कोविड जिनको हुआ है, जो आइसोलेटेड है, जो लोगों को नहीं हुआ, सब लोगों में ये मेंटल हेल्थ इश्यूज या इमोशनल और बिहेवियरल एक्सैगरेटेड रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। इन सब को डील कैसा करें हम लोग, इन सब से बचाव कैसे करें, उसके बारे में कुछ देखेंगे। पहली चीज, एक्नॉलेज फीलिंग्स एंड शेयर विद अदर्स। जैसा इसमें बताया गया कि अंडा फूट गया, एक्नॉलेज फीलिंग, हाँ ठीक है, मैं टूट गया हूँ, मेरे को कोविड हो गया है, या मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मैं अपनी फीलिंग्स सबको बता रहा हूँ। शेर अपनी फीलिंग्स अपने पूरे जंगल के जानवरों से बता रहा है कि देखो मैं वो बच्चे को बचा नहीं सका, बंदर के बच्चे को, बंदरिया के बच्चे को बचा नहीं सका, और अपनी फीलिंग्स सबके साथ शेयर कर लिया, सबको पता चल गया, तो थोड़ा सा मन में उसको सुकून आया कि नहीं भाई ठीक है, मैंने अपनी अपनी तरफ से कोशिश करा, अपनी फीलिंग्स शेयर किया। नॉलेज फीलिंग्स, आपको जो बेचैनी वाली फीलिंग्स है या चिड़चिड़ेपने वाली फीलिंग्स है या गुस्से वाली फीलिंग्स है, उदासी वाली, लोनलीनेस वाली, घबराहट वाली, ये फीलिंग आप लोगों से शेयर करिए तो आपको अपने अंदर अच्छा लगेगा, आप बेहतर फील कर सकेंगे। हमारे सब बता रहे थे कि बहुत सारी न्यूज आ रही है, बहुत सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आ रहे हैं, बहुत सारे फेसबुक में पोस्ट आ रहे हैं, ट्विटर पे ट्वीट्स आ रहे हैं कि भाई थर्ड वेव आ गई। कल ही बताया, कल आया था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड में कि तीसरी वेव आ चुकी है और सब लोग सावधान रहे, जो कि बिल्कुल बेसिर पैर की ट्वीट थी। तो
आप अपने जो न्यूज है, जो अपने आपके इंफॉर्मेशन है, वो करेक्ट सोर्स से और रिलायबल सोर्स से ले, और हमारी मेडिकल जो इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल सोर्सेज, उसके WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सोर्सेज, उस पे आप देख सकते हैं कि सच में कुछ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साइट से जहां पे आप ले सकते हैं, या सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, एक बड़ा सेंटर है जहां पे कोई भी डिसीज के बारे में हर चीज बताई जाती है, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सब जो साइट्स है और ये सब जो इंफॉर्मेशन के सोर्सेस हैं, इनके सब के सोर्सेस बहुत ऑथेंटिक है, और बहुत सारे रिसर्च होने के बाद ही ये सोर्सेस अपने पास कोई चीज, कोई इंफॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। आपके इंफॉर्मेशन जो है, जैसा हम लोग देख रहे थे वैक्सीन के बारे में, कि वैक्सीन के बारे में इतनी फला डेथ्स हो गई, ये बहुत बीमार पड़ गया, और उसको तो 15 दिन दवाखाने में शरीक करना पड़ा वैक्सीन लेने के बाद। ये सब चीज आप कभी ये सब सोर्सेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं लाखों में या करोड़ों में एक आध जन को एक आध चीज ऐसी होती है, जबकि ये करोड़ लोगों को कभी बीमारी आई तो उसमें से हजारों की तादाद में लोग मर सकते हैं, वफात हो सकते हैं। तो ये हमको पता रहना चाहिए कि कौन सी जगह से करेक्ट इंफॉर्मेशन मिले, और आपकी करेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए, मेडिकल इंफॉर्मेशन के लिए WHO के साइट्स पे जाइए, MCI की साइट्स पे जाइए, ICMR की साइट्स पे जाइए, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC की साइट पे, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की साइट पे जाइए, जहाँ से हमको बराबर इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन मिले। अवॉइड स्पेकुलेशंस एंड रूमर्स। वो बस्ती में बहुत ज्यादा, बहुत तादाद में लोग मुतासिर हो रहे हैं, भाई उनके घर में मत जाओ, उनके घर में गए तो पक्का कोविड होता है। नहीं भाई, वो बच्चे बीमार पड़ने वाले हैं, वो थर्ड वेव के अंदर बच्चे बहुत खतरनाक है सब लोगों के लिए, और कुछ तो करना पड़ेगा। अवॉइड स्पेकुलेशंस एंड रूमर्स। आप तो कुछ होने से पहले ही ये स्पेकुलेशंस की वजह से, ऐसा होने की वजह से, रूमर्स की वजह से परेशान होते हैं। और देखा गया है कि जो नेगेटिव रूमर्स है, नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, वो बहुत जल्दी हम लोग, सब लोगों को अट्रैक्ट करती है, एक मैग्नेट के जैसा, कि जो 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 खराब है, ये इतने सारे लोग मर गए या इतने सारे लोग बीमार पड़ गए, वो न्यूज हम बार बार न्यूज चैनल वाले दिखाते हैं और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं एक मैग्नेट की तरह। तो वो चीजों को, स्पेकुलेशंस को, रूमर्स को अवॉइड करें। करना क्या है हमको? एडहेरेंस टू हैंड हाइजीन एंड डिस्टेंसिंग। अपने हाथों की हाइजीन को अच्छा रखिए, सैनिटाइजर्स, आप कोई कहीं जगह जा रहे हैं तो हाथ धोइए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, करेक्ट वर्ड सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग है, 6 फीट दूरी का डिस्टेंस मेंटेन करिए, मास्क लगाइए, एडहेरेंस टू हैंड हाइजीन एंड डिस्टेंसिंग एंड मास्किंग, एंड नाउअडेज एडहेरेंस टू टेकिंग वैक्सीन टू। वैक्सीन भी हमें लेना है। ये सब चीजों करें तो इंशाल्लाह हम कोविड को हरा सकेंगे। अवॉइड एक्सेसिव टाइम ऑन सोशल मीडिया एंड TV न्यूज। हम लोगों के पास ज्यादा टाइम होने लगा है, लॉकडाउन्स हो रहे हैं, बाहर नहीं निकला जा रहा है, घर से काम हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा टाइम हम लोग सोशल मीडिया या TV पे गुजार रहे हैं। TV पे क्या न्यूज आ रही है, और जैसा मैं बता रहा था कि हर TV पे ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, इतने लोग मर गए, इतने लोग शहीद हो गए, इतने लोगों को ये हो गया। निगेटिव न्यूज आती है बार बार, जो हमारे दिमाग पे असर करती है, हमारे साइकी पे असर करती है। बहुत ज्यादा टाइम सोशल मीडिया, TV न्यूज पे मत बिताइए। मैं कहना चाहूंगा आप सब लोगों से, गुजारिश है कि दिन में आधे घंटे से पौन घंटे तक TV या सोशल मीडिया पे गुजारिए, उससे ज्यादा टाइम मत गुजारिए। बाकी दूसरी चीजों में अपना टाइम गुजारिए। बच्चों को और कुछ लोगों को अपने प्रोफेशन की वजह से, जैसा बच्चों की
क्लासेस पूरे ऑनलाइन हो रहे हैं या टीचर्स को टाइम बिताना पड़ रहा है स्क्रीन के सामने, वो टाइम को छोड़ के आधे से पौन घंटे से ज्यादा स्क्रीन के सामने अपना टाइम मत बिताइए, सोशल मीडिया की न्यूज या टीवी की न्यूज मत देखिए। अरेंज पीरियोडिक ब्रेक्स विद म्यूजिक, मेडिटेशन, योगा, नमाज। तो ये सब चीजों के अंदर आपका ब्रेक्स लीजिए। आप जब काम कर रहे हैं तब कुछ म्यूजिक सुनिए, नमाज पढ़िए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, ब्रेक्स लीजिए अपने काम के बीच में। बी क्या है? बी फिजिकली एक्टिव। बहुत सारे लोग घर पे रह रहे और घर पे बैठ के तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने ऐसा करना चाहिए था, बच्चों तुम ऐसा करो, वाइफ तुमने मुझे ये करके देना चाहिए था, जब मैं घर पे हूँ तो मेरी खिदमत करो, पूरा टाइम मेरे साथ रहो। ये मत करिए। आप खुद फिजिकली एक्टिव होने चाहिए, क्योंकि आपको घर से काम करना पड़ रहा है, घर पे बहुत टाइम बिताना पड़ रहा है। घर में साफ सफाई में मदद करिए, पौधे लगाइए, धोने में मदद करिए, लॉन्ड्री करने में मदद करिए, लिविंग रूम के अंदर एक्सरसाइजेस करिए, जैसा लिविंग रूम वर्कआउट जिसको हम बोलते हैं कि स्क्वाट जंप्स, पुशअप्स, नील्स, बर्पीज, लंजेस, पुशअप्स, ये सब चीज करते हैं। ये रिपीट करिए, फिजिकली एक्टिव रहिए, जिससे आपकी मेंटल स्टेटस भी अच्छी रहे। एक जगह बैठे रहेंगे, अपने आप से कुछ नहीं करेंगे, कोई चीज में हेल्प नहीं करेंगे, तो आपको और खराब लगेगा और बोर्डम आएगा, वसवसे आएंगे। बी फिजिकली एक्टिव। हैव बैलेंस डाइट। जंक फूड खाने का में का दिल होता है और घर पे बैठे हैं, काम पे नहीं जा रहे, और ज्यादा खाने का मन होता है। और बहुत बार आजकल तो स्विगीज और जोमेटो से आप मंगा सकते हैं बहुत सारी चीजें, तो हम लोग ज्यादातर हमारी लालच जंक फूड खाने में होती है, कार्बोहाइड्रेट्स खाने में होती है, वो चीज अवॉइड करिए। मेरे काफी सारे दोस्त हैं जिन्होंने 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो वजन बढ़ाया है ये कोविड के दौरान में और लॉकडाउन के दौरान में। कहा जाता है कि जो लोग ज्यादा ओबेस है, जो लोगों का वेट ज्यादा है, कोविड ज्यादा अफेक्ट करता है। वैसे भी हमारा फूड हेल्दी फूड रहना चाहिए, जैसा राइट साइड के इसमें है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इसका इस्तेमाल ज्यादा करिए, घर के बने हुए खाने का इस्तेमाल ज्यादा करिए, तेल तलन हमारे खाने में कम रहना चाहिए। जो हेल्दी फूड है वो खाए, बैलेंस डाइट खाए। ये बैलेंस फूड भी हमारे मेंटल हेल्थ को अच्छा रखता है। बी अ रोल मॉडल। मुझे बताया गया है कि ज्यादातर हमारे जो ऑडियंस है वो टीचर्स है, और एज अ टीचर यू आर लुक्ड अपॉन। मुझे आज भी मेरे कुछ टीचर्स, स्कूल के टीचर्स, कुछ कॉलेज के टीचर्स और कुछ मेरे मेडिकल कॉलेज के टीचर्स आज तक याद है, और आज भी उनके लिए मन से दुआएं निकलती है, उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट निकलता है जब भी मैं उनको देखता हूँ, क्योंकि आज मैं जो हूँ मुझे लगता है उन लोगों की वजह से हुआ है। आप लोग सब भी रोल मॉडल बनिए अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने अतराफ लोगों के लिए। बहुत बार ये होता है कि हम लोग चीजों को निग्लेक्ट करते हैं, हम लोग बहुत बार बिना मास्क के बाहर निकल जाते हैं, लोगों से मिलना चालू कर देते हैं बिना मास्क के, या हम हमारे घर में बड़ी बड़ी दावतें करते हैं और कोविड का प्रिकॉशन नहीं करते। लोग जो हमको देखते हैं, बच्चे जो हमको देखते हैं, वो हमें देखते हैं कि हमारा रोल मॉडल ही ये नहीं कर रहा है, ये तो डॉक्टर साहब है, या ये तो टीचर है, स्कूल के प्रिंसिपल है, कॉलेज में पढ़ाते हैं, देखो ये बिना मास्क के जा रहे हैं तो हम भी बिना मास्क के जाएंगे, हम भी दावतें करेंगे, हम भी दावतों में जाएंगे। ये देखो ये वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, हम भी वैक्सीन नहीं लेंगे।
ये कुछ सोच के वैक्सीन नहीं ले रहे होंगे, हम भी, ये हमारे रोल मॉडल है, हम भी वैक्सीन नहीं लेंगे, शायद सच में इसमें कुछ खतरा है। आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने कलीग्स के लिए और अपने आसपास जो लोग आपके नेबर्स जो रह रहे हैं उनके लिए, सबके लिए आप एक रोल मॉडल है, और आप चीजें पहले करिए और आपको देख के लोग फॉलो करेंगे, और इंशाल्लाह ये जो बीमारी है कोविड-19, वैक्सीनेशन के जरिए हम इस बीमारी को मास्किंग के जरिए, सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए, हाइजीन के जरिए ये बीमारी पे हम फतह पा लेंगे। इंशाल्लाह आप लोग सब रोल मॉडल है, और डेफिनेटली आपका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। आप लोग जो जनरल पॉपुलेशन है, जनरल लोग है, उसके अंदर मिले हुए हैं, और बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, तो आप रोल मॉडल जैसा वर्क करिए, काम करिए, और लोगों को मोटिवेट करिए, उनको जिस तरह से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो सिखाइए, वैक्सीनेशन के लिए लोगों को तैयार करिए। ब्रेक द चेन ऑफ रूमर्स, जैसे एक बार आग लगाई तो एक के पीछे एक, और दूसरा वाला जो स्टैक्स, एक स्टैक गिरा तो पूरा के पूरा चेन गिर जाता है, तो इसको कहीं ना कहीं हमको रुकाना है। हमारे पास कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया, तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड की हम ऑथेंटिसिटी जाने बिना, कहाँ से आया है, इसका सोर्स क्या है, हम आगे 10 लोगों को, सबसे पहले मैं फॉरवर्ड करूंगा, सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा करके हम फॉरवर्ड कर देते हैं, उसको आगे फैला देते हैं, और उससे वो जो रूमर है, जो गलत इंफॉर्मेशन है, और 10 लोगों के पास चले जाती है। और क्योंकि आप रोल मॉडल है, लोग देखते हैं कि अरे भाई इसने बताया तो शायद सही बताया, और लोग पैनिक हो जाते हैं। तो ये जो रूमर्स है, चेन ऑफ रूमर्स है, उसको हमको रुकाना है। ऐसे फॉरवर्ड्स को और ऐसे पोस्ट को हमने अपने पास ही ब्रेक करना है, उसको डिलीट कर देना है, और कभी हो सके तो जिसने आपको ये रूमर वाली बात बताई है या जो फॉरवर्ड किया है, उसको भी आप इत्तला करें कि भाई ये गलत चीज है, इसे ना फैलाएं। तो ब्रेक द चेन ऑफ रूमर्स। बैलेंस वर्क एंड लीजर, आप लोग सब, मुझे पता है कि घर से काम कर रहे हैं, पहले जितना टाइम सच में काम करते थे, शायद आज उससे ज्यादा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, आपको प्रिपेयर करना पड़ रहा है, और स्लाइड्स बनाना पड़ी है, और एक तरीके से काफी ज्यादा काम, वर्कलोड बढ़ गया है। तो आपका वर्क और लीजर, लीजर मतलब आराम, वो भी तवज्जो दीजिए। वर्क और लीजर पे बैलेंस रखिए, अपने काम से टाइम निकालिए, थोड़ा एंजॉय भी करिए। ब्रेक्स आर एसेंशियल, कॉफी ब्रेक, चाय ब्रेक, दीज आर एसेंशियल, जरूर लीजिए ये। कम्युनिकेट विद एम्पैथी, अलाउ एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। एम्पैथी मतलब मुझे आपकी फीलिंग समझ में आ रही है, आप क्या बोल रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है, ये समझना, वो एम्पैथी है। सिंपैथी, आप किसी को सिंपैथाइज करके कुछ चीज दे रहे हैं। एम्पैथी, आपको ये तकलीफ है, मुझे ये समझ में आ रही है, आपकी तकलीफ मैं समझ सक रहा हूँ, वो एम्पैथी होती है। लोगों से बात करिए, आप उनकी फीलिंग्स समझिए, उनको मोटिवेट करिए कि आपको कैसा लग रहा है। तो लोगों में घुलिए मिलिए, की फीलिंग्स उनको बताइए, उनकी फीलिंग्स आप जानिए, और कम्युनिकेट करिए, जिससे मन हल्का होता है। कहा जाता है ना कि दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। कम्युनिकेट करिए, अपने सुख और दुख लोगों में बांटिए, एक्सप्रेस करिए। आपके अतराफ में जो है, या आपके घर में जो लोग हैं, एल्डरली है, जिनको हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, उनके लिए टेक केयर करिए। एक कंट्री इजराइल में बताया जाता है कि वो लोग सबसे पहले अपने, उन्होंने जवान लोगों को आइसोलेट नहीं किया, उन्होंने बूढ़े लोगों को आइसोलेट किया, कि भाई ये बड़ी उम्र के लोग को आइसोलेट करेंगे कि उनमें इन्फेक्शन हो सकता है, तो उनकी टेक केयर करें। हम लोगों को भी, हमारे एल्डर्स के लिए, जिनको इन्फेक्शन की रिस्क ज्यादा है,
उनको टेक केयर करना चाहिए। कल्टीवेट हॉबीज एंड रूटीन्स। पहले मैं जब बच्चा था तब पेंटिंग करता था, तब डांस करता था, म्यूजिक सुनता था, तारे देखता था, खाना बनाता था। अब तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो ये सब हॉबीज थे आपके। ये हॉबीज को फिर कल्टीवेट करिए और अपने रूटीन में लाइए। जरूरी नहीं कि एक ही हॉबी के पीछे पड़े रहे। एक दिन आप पेंटिंग कर लीजिए, दूसरे दिन म्यूजिक सुन लीजिए, तीसरे दिन खाना बना लीजिए या कुछ तारे गिन लीजिए। और इस तरह से अपने हफ्ते के अलग अलग दिन अलग अलग चीजें करिए, जिससे आप बोर नहीं होंगे। एक जगह बैठे रहने से या घर में आइसोलेट रहने से बोर नहीं होंगे। कल्टीवेट हॉबीज एंड रूटीन्स। कॉशन एंड प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। जहाँ जरूरी है, जहाँ कॉशियस रहना है, वहाँ कॉशियस रहिए। जैसा कि मास्क लगाना है, जिससे आप अपने को इन्फेक्शन नहीं आने देंगे और आपके सामने वाले ने मास्क लगाया तो वो आपको इन्फेक्शन नहीं दे सकेगा। तो इस तरह से कॉशन रखना है और इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाना है। बहुत सारे भीड़ भाड़ वाले जगह पे नहीं जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, वैक्सीन लीजिए। ये सब तरह से हम इन्फेक्शन को फैलने से बचा सकते हैं। जैसे डॉक्टर हमाद साहब बता रहे थे, वैक्सीन ले लिए तो आप 70% सिक्योर हो गए। 70% चांसेस है कि आपको इन्फेक्शन होगा नहीं, और आपको इन्फेक्शन नहीं होगा तो आप इसको स्प्रेड नहीं करेंगे। तो ये सब कॉशन और प्रिवेंशन करना है इन्फेक्शन को फैलने से। चैट एंड ई सोशलाइज फॉर कंटिन्यू कनेक्ट विद पीपल। तो जैसा पहले बताया गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग, तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। सोशली आपको एक दूसरे से कनेक्ट होना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। तो दोस्तों में जो आप आधा पौन घंटा 1 घंटा जो गुजारने वाले हैं अपने फोन पे, तो सोशलाइज होइए, अपने दोस्तों से चैट करिए, अच्छी बातें चैट करिए, अच्छी चीजें शेयर करिए, जो पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में, जो पॉजिटिव चीजें हैं आपने जो गेन करे हैं, वो चीजें अपने दोस्तों को सुनाइए, अपने फैमिली वालों को सुनाइए और उनसे कनेक्ट करिए। इंशाल्लाह उससे आपकी जो बेचैनी है, जो एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है, वो काफी हद तक के कंट्रोल में रहेगा। कमिट टू डेली फिजिकल एक्सरसाइज। जब से लॉकडाउन चालू हुआ है, मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ कि हर दिन कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करूँ। मैं साइकिलिंग करता हूँ। उम्मीद है आप सब लोग भी कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज आधे से पौन घंटा डेली करेंगे। जैसे वॉकिंग हो गई, जॉगिंग हो गई, साइकिलिंग, या कोई स्पोर्ट्स खेलना। कमिट करिए कि भाई मैं आधा से पौन घंटा या 1 घंटा डेली कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करूंगा, जिससे मेरी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे, जिससे मेरा साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ पे रिफ्लेक्ट हो। कुछ एडिशनल मेजर्स हम लोगों को लेना है। प्रिपेयर इन एडवांस, मॉक ट्रेनिंग एंड ड्रिल्स। खुदा ना खास्ता मुझे कोविड हो गया तो आगे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मेरे फैमिली वालों को क्या करना है, उसके लिए थोड़ी सी ट्रेन कर ले अपने आप को। मेरा रोल क्या है सोसाइटी के अंदर, और मैं सोसाइटी के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। रियलिस्टिक गोल रखिए। मैं जैसे बता रहा था कि एक बच्चा पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिया, 2 दिन भर रात भर कुछ नहीं देख रहा है, दिन भर ऑक्सीजन सिलेंडर्स लोगों को सप्लाई कर रहा है, और एक दिन उनके फैमिली वालों ने उनको पकड़ के मेरे पास लेके आया कि डॉक्टर साहब ये देखिए, रात भर दिन भर सो रहा नहीं है और अब पुलिस स्टेशनों में जाके लड़ाई कर रहा है और मेनिया में चले गया है। तो रोल अपना क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, कितनी मदद कर सकता हूँ, कितना अपने घर वालों के लिए कर सकता हूँ, कितना सोसाइटी के लिए कर सकता हूँ। रियलिस्टिक गोल रखिए। रेगुलर रिस्क असेसमेंट, क्रिटिकल इंसिडेंट डीब्रीफिंग। मैं इतने लोगों से मिला, क्या मुझे हो सकता है, मुझे टेस्टिंग कराने की जरूरत है। इफेक्टिव बॉडी सिस्टम टू वेंटिलेट एंड एक्सप्रेस। ये क्या होता है बॉडी सिस्टम? मेरे साथ वाले जो डॉक्टर है, या जब मेरा दोस्त, मैं टीचर हूँ, मेरे साथ वाला जो टीचर है, उनके साथ मैं अपना बॉडी सिस्टम बनाऊंगा कि आप मेरे बड़ी है या आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैं अपनी काफी सारी चीजें, अपनी काफी सारे दुख दर्द उसके साथ बांटूंगा, एक्सप्रेस करूंगा, फीलिंग्स बताऊंगा, और वो भी इसी तरह से आपको उनकी फीलिंग्स पूरी बताएंगे। तो ये
बोला जाता है बड़ी सिस्टम है कि भाई आप आपकी चीजें उनको बताएं, वो आप उनकी चीजें आपको बताएं, और खुदा ना खास्ता आप दोनों को किसी को जरूरत पड़े, कोई चीज की जरूरत पड़ी है तो वो एक दूसरे को प्रोवाइड करे। कभी आपस में नहीं कर सके तो प्रोफेशनल हेल्प लें। हेल्दी ब्रेक्स एंड हेल्दी डाइट। लुक फॉर साइंस ऑफ बर्नआउट एंड स्ट्रेस फॉर अर्ली इंटरवेंशन। कभी आपको ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, सर में दर्द, गर्दनों में दर्द, बहुत ज्यादा हैबत होना, सीने में दर्द होना, ये सब चीजें होना स्टार्ट हुए, मुंह सूखना, बुखार बुखार जैसा लगना, कोई काम में इंटरेस्ट नहीं आना, ये सब साइंस है बर्नआउट के, कि आप टेंशन के मारे या बर्नआउट की वजह से आप बहुत ज्यादा मुतला हो रहे हैं, आप एक तरह से मेंटल इलनेस आपको आ रहा है, तो अर्ली इंटरवेंशन के लिए जाइए, जल्दी से अपना इलाज कराइए, पूरी तरह से उसको बढ़ने ना दे। कल्टीवेट कॉशियस कामनेस। हर टाइम चीजों को कामली डील करिए। लिमिट यूज ऑफ कैफीन एंड अल्कोहल। अल्कोहल तो हराम है, शराब तो बिल्कुल नहीं पीना है। हमारे पास हमारे माशरे में हमने देखा गया है कि बहुत सारे हम लोग चाय या कॉफी, बहुत जो ओकेजन हुआ हम चाय या कॉफी पीते हैं, तो उसका यूज लिमिट करिए। दिन भर में 2 या 3 कप चाय या कॉफी से ज्यादा नहीं पीजिए। का यूज अवॉइड करिए, लिमिट करिए, क्योंकि उससे भी बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ती है। कीप एन आई आउट फॉर ईच अदर। मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ, थोड़े दिन से उसकी कोई खबर नहीं आई, चलो उसकी खैरियत पूछ लेते। कीप एन आई, कि भाई दूसरा, मैं तो ठीक हूँ, मेरे साथ वाला ठीक है या नहीं ठीक है, कैसा है, पता करते रहिए। रिमाइंडर्स अपने आप के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। इट इज नॉट सेल्फिश टू टेक ब्रेक्स। आपकी वेलबींग आपके लिए। पेशेंट्स, कभी आप डॉक्टर है तो, स्टूडेंट्स, कभी आप टीचर है तो, आप हेल्दी है तो आपके साथ के लोग हेल्दी है। पूरा टाइम काम करना इज नॉट योर बेस्ट कंट्रीब्यूशन। देयर आर अदर पीपल्स हु कैन आल्सो हेल्प। Ensure that there are at least 4 mini breaks in a day। 4 मिनट के 4 ब्रेक्स हमारे पास है रहे, ये देखिए। टू समराइज, कोविड-19 पैंडेमिक is associated with significant psychosocial issues। बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज है। Healthcare workers, teachers have additional issues of burnout and secondary traumatization। Timely prevention, मैं जैसा बताया था, ABC और अर्ली इंटरवेंशन, जल्दी से मदद लीजिए टू रिड्यूस मेंटल हेल्थ मॉर्बिडिटी, जो आने वाला पैंडेमिक है उससे लड़ने के लिए, एंड टू प्रमोट वेलनेस। प्रैक्टिस ABC ऑफ मेंटल वेल बीइंग टू सेल थ्रू टफ टाइम्स। प्रैक्टिस सेल्फ रिमाइंडर्स। ये सब चीज आप करिए, इंशाल्लाह ये जो आने वाला पैंडेमिक है इससे हम बच सकेंगे, उसको हम डील कर सकेंगे इंशाल्लाह। बेहद शुक्रिया मिन्हाज साहब। आपका जो आज का लेक्चर था बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत सारी चीज़ों पे आपने रोशनी डाली, खासकर क्या क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं पैंडेमिक के हवाले से, और साथ ही में उनको कैसे कूप अप किया जाए, क्या स्ट्रेटजीज हमें अपनानी चाहिए। तो इसी के साथ अब मैं सभी ये प्रोग्राम देखने वालों से गुजारिश करता हूँ कि अपने अपने क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और इसी के साथ हम क्वेश्चन आंसर्स की ये सीरीज शुरू करेंगे। तो जैसे कि आज इस लेक्चर में शुरुआत से ही डॉक्टर हमाद हाशमी साहब और प्रोफेसर सिद्दीकी साहब और डॉक्टर मिन्हाज साहब ने हर चीज़ पे जो है रोशनी डाली, हर एक पहलू पे रोशनी डाली कि पैंडेमिक क्या है और कोविड के हवाले से क्या क्या इश्यूज हैं और उनको कैसे कैसे हमें टेकअप करना है, और कैसे हमें इस कोविड के साथ ही अपनी ज़िंदगी को लेके चलना है, और क्या क्या चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। सर, इसी के साथ एक सवाल था बीच में किसी का कि थर्ड वेव के हवाले से कई लोग कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी, जैसे एम्स के डायरेक्टर ने भी एक स्टेटमेंट दिया था। तो उसके हवाले से कई स्टूडेंट्स का ये एक कन्फ्यूजन है कि क्या ये थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी, या जस्ट एक हॉक्स है या एक अफवाह है।
अल्लाह बेहतर जानता है थर्ड वेव आएंगी या नहीं आएंगी। जिस तरह से सेकंड वेव आई, पहले सोच रहे थे कि सेकंड वेव नहीं आएंगी और उसके बाद सेकंड वेव आई। थर्ड वेव आएंगी या नहीं आएंगी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हमें अपने गार्ड्स बराबर रखना है, हमें अपने प्रिकॉशंस लेना है। आप लोग जो लीडर्स है अपने सोसाइटी के, अपने माशरे के, आप लोग जो स्टूडेंट्स है, आप लोग ये प्रिकॉशन लीजिए कि आप जब भी अपने दोस्तों से मिल रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं या कोई दावतों में जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, मास्क बराबर लगाए और अपनी टर्न आने पे वैक्सीनेशन ले। ये 3 चीज करेंगे तो इंशाल्लाह ये थर्ड वेव को शायद हम डिफीट कर पाएंगे। कुछ न्यूज ऐसी आ रही है, जैसा महाराष्ट्र से अभी न्यूज आई है, कल ही बताया गया है कि 50% ऑफ बच्चों में एंटीबॉडीज देखे गए हैं और ये बताया जा रहा था कि थर्ड वेव में सबसे ज्यादा बच्चे मुब्तला होंगे, सबसे ज्यादा बच्चों पे इफेक्ट होगा। फर्स्ट वेव में बहुत बड़े बुजुर्गों को इफेक्ट हुआ, सेकंड वेव में यंग पीपल गए और थर्ड वेव में बच्चों पे बहुत असर होगा। तो थोड़ा सा ये जो कल की न्यूज है उससे थोड़ा सा हम डॉक्टर कम्युनिटी को थोड़ा दिलासा मिला है। फिर भी हमारे गार्ड्स अभी तक के ऑन है और आप लोग भी अपने गार्ड्स ऑन रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजेशन बराबर यूज करिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए और वैक्सीनेशन अपने टर्न पे लीजिए। ये बहुत जरूरी है हम सबको। थर्ड वेव आएगा या नहीं आएगा हम डिफीट कर पाएंगे अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हमें अपने गार्ड्स अभी तो फिलहाल के टाइम के लिए ऑन रखना है। बिल्कुल सर। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमें अपने आप को प्रिकॉशन लेके चलना है, सेव करके चलना है, ताकि हम कोई भी वेव आए हम उसमें मुब्तला ना हो और साथ ही में वैक्सीनेशन का भी हमें खास ख्याल रखना चाहिए। सर इसी के साथ आगे बढ़ते हुए एक सवाल कई लोगों का ये रहता है कि कई लोग दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है कि नहीं मुझे बार-बार सैनिटाइज़ करना है, मुझे डबल मास्क, ट्रिपल मास्क पहनना है और हर आधे घंटे में, 1 घंटे में जो है बॉटल्स की बॉटल जो है सैनिटाइज़र्स की वो यूज़ कर लेते हैं। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहिए? क्या मतलब एक्सेस ऑफ यूज़ किसी चीज़ का वो भी एक प्रॉब्लम है। तो उस चीज़ को जो एक मेंटल में एक डर बैठ गया दिमाग में, उस चीज़ को कैसे उस चीज़ के साथ कैसे निपट सकते हैं? ये मैंने कुछ लोग देखा है जिनमें ऑब्सेसिव पर्सनालिटी थी, जो ओवरडू करते हैं चीज़ करने में, एक तरह से बहुत ज्यादा करते हैं, ओवरडू करते हैं। उसमें होर्डिंग भी बता रहा था कि कुछ लोग पहले से दवाइयां जमा कर लिए, सैनिटाइजर लीटर्स के लीटर्स बॉटल पड़ी है उनके पास, साबुनों के ढेर पड़े हैं, पानी जमा करके रख रहे हैं कि भाई हाथ धोना है, या बार बार हाथ धो रहे हैं और डबल ट्रिपल मास्क पहन रहे हैं। तो काफी अच्छी तरीके से WHO की गाइडलाइंस है और ICMR की गाइडलाइंस है कि कौन सी जगह है जहां पे आपको N95 मास्क पहनना है, कौन सी जगह है जहां पे आपको डबल मास्क पहनना है, कौन सी जगह है आप जहाँ पे सिंगल मास्क से जा सकते हैं। तो जनरल पब्लिक के लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए डबल मास्किंग, N95 मास्क ये बहुत जरूरी है। जबकि जो जनरल पब्लिक है वो सिंगल मास्क पहन सकते हैं, इवन कपड़े का डबल लेयर का मास्क पहन सकते हैं जो आप धो सकते हैं आराम से डेली। तो ये चीज का हमको ख्याल रखना है। हाथ धोना या सैनिटाइजेशन के बारे में है कि आप कोई नई जगह जा रहे हैं और वहां से वापस आ रहे हैं तो आपके हाथ धोइए। कोई चीज को आप छू रहे हैं, कोई टच कर रहे हैं कोई जगह को जाके, तो फिर आते टाइम पे आप घर पे आते टाइम पे आप हाथ धोइए। आपको हाथ आपका मुंह या नाक पे नहीं लगना है, ये चीज का ख्याल रखना है। जनरली नहीं लगता, आप कभी बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे तो आपके नाक या मुंह पे हाथ लगता है। तो हर आधे घंटे में हाथ धोना या 1 घंटे में हाथ धोना कोई तुक नहीं बनाता। लेकिन कुछ लोग रहते हैं जिनको वसवसे आते हैं, बार बार वसवसे आते हैं, कभी लग गया तो, कभी हो गया तो, कभी खत्म हो गया तो, गलती से मेरा हाथ मुंह पे लग गया तो, ये जरा से मेरे मुंह में चला गया तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिन जो जो लोगों को रहता है, या ऑब्सेसिव सिम्टम जिन लोगों को रहता है,
वो डिले करना रहता है, एक टेक्निक है, डीलिंग टेक्निक है। भाई हाँ ठीक है, मैं हाथ धोऊंगा, लेकिन आधे घंटे के बाद धोऊंगा या 1 घंटे के बाद धोऊंगा, मैं वो चीज करूंगा लेकिन थोड़ी देर के बाद करूंगा। तो इस तरह से उससे डील करा जाता है। कभी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आप एक क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिलिए। जी, शुक्रिया सर। अगला सवाल ये है कि जैसे ये जो पैंडेमिक है कोविड-19, पिछले 1.5 साल से हम इसके साथ जूझ रहे हैं और अब मोस्टली जो एकेडमिक वर्क है या कई आईटी वर्क्स है या कई ऑफिसेज़ के काम है तो घर से ही कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम को एनकरेजमेंट मिल रहा है और सरकार भी यही कह रही है कि वर्क फ्रॉम होम ही करना चाहिए। तो वर्क फ्रॉम होम का एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में या एकेडमिक बॉडीज़ में देखा जाए तो एक प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स हों या कोई भी हो वो सीरियस नहीं लेते उस चीज़ को। एक लेज़ीनेस आ जाता है हमारे बिहेवियर में या प्रोक्रास्टिनेशन जिसको बोलते हैं वो आ जाता है कि अब ये काम करना है, नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो उसको हम टालते रहते हैं और कई बहाने ढूँढते रहते हैं कि हम ये टाल दें, टाल दें, टाल दें और इसी तरीके से कई हफ्तों और कई महीनों निकल जाते हैं। तो उस प्रोक्रास्टिनेशन या लेज़ीनेस से कैसे डील किया जाए? वो प्रोक्रास्टिनेशन या लेजीनेस से बहुत बार बहुत बहुत सारी 1 डेढ़ साल से जो हम लोग सब लोग घर पे बैठे हुए हैं और बच्चे जो नेट पे पढ़ रहे हैं या स्क्रीन के सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, वो ऐसा हो गया है कि भाई हाँ ठीक है, अब क्या करना, लेट रात को सो जाते हैं, मूवीज देखते रहते हैं या खेलते रहते हैं या मोबाइल पे कुछ गेम्स खेलते रहते हैं। दूसरे दिन सुबह में स्कूल तो नहीं जाना है ना, तैयार तो नहीं होना है ना, सिर्फ मोबाइल के सामने बैठना है, नेट के सामने बैठना है। और कभी कुछ टीचर ने कुछ पूछा तो अपनी स्क्रीन बंद कर देना या म्यूट कर लेना या कैमरा स्टॉप कर देना। ये सब चीजें, ये जो नए बिहेवियर्स है वो देखे गए हैं। अपने होमवर्क्स कंप्लीट नहीं करना, प्रोक्रास्टिनेट करना कि ठीक है भाई आज करे सो काल कर, कल करे सो परसों, पल में कुछ नहीं होने वाला, अभी तो पड़े हैं परसों। तो इसी का उल्टा एक है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हुए बहुरी सो तू करेगा सो कब। तो कल का काम आज करिए, आज का काम अब करिए। पता नहीं हमारे पास, हमारे हाथ में कितना टाइम है, पता नहीं कब चीजें खुलेंगी, पता नहीं कब हमको फिर से पहले जैसा काम करना पड़ेगा, नहीं पता। ये सब चीजें आज तक के अनसर्टन है। आप सब लोगों से, सब स्टूडेंट से ये गुजारिश है कि अपनी आदतें मत बिगाड़िए, अपनी जो जो हैबिट्स है वो हैबिट्स मत बिगाड़िए। कब आपको फिर से वही रैट रेस में जाना है, वही मार्क्स के लिए जूझना है, वही क्लास अटेंड करना है, नहीं पता। तो मैं सिर्फ आप लोगों से ये गुजारिश कर सकता हूँ, पेरेंट्स से ये गुजारिश कर सकता हूँ कि थोड़ा सा अपने बच्चों पे नजर रखिए। टीचर से गुजारिश करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं ये देखिए कि वो लोग अपने कैमरास और माइक्स ऑन रखे हुए हैं। डेफिनेटली आप सब लोगों के लिए डिफिकल्ट दौर है, स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, लेकिन थोड़ा सा चौकन रहिए। 1.5 साल गुजर चुका है ये पैंडेमिक में और पता नहीं हमको कितने दिन और गुजारना है। अपना टाइम जाया मत करिए, फजूल खर्च मत करिए। आपके एम्स है, जो गोल्स है, वो अपने नजरों के सामने रखिए। बहुत सारे लोग हैं आप में से, स्टूडेंट्स जो कम्युनिटी है, कुछ लोगों को डॉक्टर बनना है, कुछ लोगों को इंजीनियर बनना है, कुछ लोगों को प्रोफेसर्स टीचर्स बनना है, कुछ लोगों को साइंटिस्ट बनना है। तो ये सब चीजें करने के लिए एक वक्त पे आपको करना पड़ेगा और उसको कल पे मत डालिए, नहीं तो कल इतना ज्यादा बैकलॉग इतना ज्यादा हो जाएगा कि उसको देख के आपको डर लगेगा। मैं सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ, गुजारिश कर सकता हूँ आप सब लोगों से, पेरेंट्स से, टीचर से और स्टूडेंट से कि प्लीज अपने काम तब के तब करिए, कल का काम आज कर लीजिए। जी। इसी के साथ एक कनेक्टिंग सवाल ये है, किसी ने लिखा है कि जैसे हम
मोबाइल्स का या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं या गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं क्लासेस के लिए या पढ़ने के लिए, तो हम अपने जो ऑर्गन्स हैं, खासकर कान है या आँख है, तो इनको कैसे बचा के और उनको यूज़ भी करें और अपना काम भी आगे बढ़ाएँ? ब्रेक्स के बारे में बता रहा था कि ब्रेक्स बहुत ज़रूरी है। पहले जो हमारी गाइडलाइंस थी, हमारे पीडियाट्रिशियंस की गाइडलाइंस या साइकियाट्रिस्ट की गाइडलाइंस या ईएनटी सर्जन्स या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आँखों की या ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की गाइडलाइंस थी, वो बताते थे कि आधे घंटे से 1 घंटे से ज़्यादा, आधे से 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन के सामने नहीं बैठना चाहिए, स्क्रीन के सामने वक़्त नहीं गुज़ारना चाहिए। लेकिन ये पैंडेमिक आने के बाद मजबूरी में बच्चों को मोबाइल्स देना पड़ रहा है, स्क्रीन्स देना पड़ रहा है, बच्चों को क्या हम बड़ों को भी, और दिन भर 7 घंटे 8 घंटे बैठना पड़ रहा है। तो हमारी आँखों को अच्छा रखने के लिए स्क्रीन गार्ड्स आते हैं, कुछ ऐसे चश्मे आते हैं जिससे इसकी रेज़ जो है वो जो ब्लू रेज़ जो बोलते हैं वो रेज़ हमारे आँखों पे ना जाए, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे कानों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं है, उसके लिए आवाज़ हमारी एक मॉडरेट लेवल पे रखें, वॉइस है जो हमारे माइक्स है वो मॉडरेट लेवल पे रखें। बहुत बार देखा गया है कि बच्चे कानों में ईयरबड्स लगा के बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम में सुनते हैं या घर में स्पीकर्स लगा के बहुत हाई वॉल्यूम में चीज़ें सुनते हैं, तो वो चीज़ ना करें। और जैसा मैं बता रहा था कि ब्रेक्स लीजिए, हर 45 मिनट्स के बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। कभी आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं तो हर 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर ब्रेक लीजिए, और दिन में 4 बड़े ब्रेक्स लीजिए। अपने काम से, कभी आपका काम वर्चुअल है तो ये जो स्क्रीन की हाइट है वो आपके हाइट के साथ रखिए, जहाँ आप लिखते हैं वो लिखने का बोर्ड भी आपके हाइट से एप्रोप्रिएट रहना चाहिए। तो ये सब प्रिकॉशंस हम लोग ले सकते हैं। इसके साथ में पढ़ाई का पूरा टाइम तो आपका स्क्रीन के सामने जा रहा है, तो अब जो बाकी टाइम बचा है बच्चों के लिए, फिजिकल गेम के लिए आप लोग स्क्रीन पे फिर मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पे गेम्स मत खेलिए और टाइम मत गुजारिए। 7-8 घंटे तो आप पहले ही गुजार चुके हैं, तो बाकी जो आपका खाली टाइम है या जो आपका फ्री टाइम है स्कूल के बाद का, वो आप फिजिकल प्ले में लगाइए। घर में कैरम, चेस खेल सकते हैं, बाहर अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन, टेबल टेनिस वगैरह ये सब गेम्स खेलिए। जी, शुक्रिया साहब। अगला 2 सवाल हैं वैक्सीनेशन के हवाले से। पहला तो ये है कि पहली बात तो वैक्सीनेशन कोई भी हो, कोई भी लेने से पहले उसको कतराता है या कुछ एक दिमाग में या कुछ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो गई है कि नहीं भाई वैक्सीन नहीं लेना, उसके हवाले से बहुत सारे कन्फ्यूजन है। साथ ही में दूसरा सवाल ये है कि ठीक है, अगर कोई रेडी भी हो गया वैक्सीन लेना है, तो हमारे पास कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक वी है और मॉडर्ना, फाइज़र जो अभी रास्ते में ही हैं, इंडिया पहुँच जाएँगे। तो इस तरीके से कई सारे किस्म के वैक्सीनेशन है, तो उनमें से कौन-सा लेना चाहिए या कौन-सा अवॉइड करना चाहिए? कौन-सी टेक्नोलॉजी पे कौन-सा बेस्ड है, जो हम ले सकते हैं वैक्सीन? तो ये 2 सवाल हैं आगे। हम अहमद भाई, कभी आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आंसर करूँ इसको? जी, जी, बिल्कुल। जी। मेरा ये मानना है कि एक कहावत है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र्स। तो हम लोगों को जो वैक्सीन मिल रहा है, बहुत कम क्वांटिटी में वैक्सीन है। हमारी पॉपुलेशन को देखिए तो वैक्सीन के जो तादाद है, जो जो जितनी वैक्सीन अवेलेबल है हमारे पास, वो बहुत कम है, और शायद 1 साल भर लगेगा पूरे सब लोगों को वैक्सीन देते हुए, कभी सब लोग तैयार हो गए वैक्सीन लेने के लिए। आज हमें इतने आराम से वैक्सीन मिल पा रहा है, या उसके लिए जो लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे, क्योंकि ये इसकी क्वांटिटी या तादाद मिकदार बहुत कम है वैक्सीन की, और लोगों के अंदर डर है कि मैं वैक्सीन लिया तो कुछ हो जाएगा। तो 100 में से 50 लोग या 60-70 लोग आगे नहीं आ रहे वैक्सीन लेने के लिए। कभी हर आदमी आगे आ गया वैक्सीन लेने के लिए, तो वैक्सीन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि जो भी वैक्सीन आपको मिले प्लीज ले लीजिए। इवन मेरे जो डॉक्टर्स फ्रेंड है या डॉक्टर स्टूडेंट्स है मेरे, उनको भी मैं यही बताता हूँ। कुछ लोग मेरे को बता रहे थे कि भाई स्पुतनिक वैक्सीन बहुत अच्छा है, स्पुतनिक वैक्सीन सिंगल बार लिए, एक ही बार लिए तो आपको फिर से वापस नहीं लेना पड़ता है, या
वो जो कोवैक्सीन है वो आरएनए बेस्ड है और वो उससे इम्यूनिटी बेहतर आती है। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये सब चक्कर में नहीं पड़ते हुए तो अवेलेबल वैक्सीन है, कभी आप पे कर सकते हैं तो डेफिनेटली प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके लीजिए। स्पुतनिक अवेलेबल है वो ले लीजिए, कोवैक्सीन अवेलेबल है वो ले लीजिए, नहीं तो हमारा कोविशील्ड जो कॉमनली अवेलेबल है वो ले लीजिए। गवर्नमेंट में तो आपके पास शायद चॉइस नहीं रहता है, कभी आप इतना खर्चा नहीं कर सकते हैं, तो जो भी अवेलेबल है वो ले लीजिए। बिल्कुल सोचिए मत कि भाई मुझे वैक्सीन लेना है या नहीं लेना है। कुछ पॉपुलेशन है, कोई पॉपुलेशन है जिससे वैक्सीन, कोई पर्टिकुलर टाइप का वैक्सीन लेना या नहीं लेना उनको चूज करना है। वो एक पॉपुलेशन है जो कार्डियक पेशेंट्स है, हार्ट के पेशेंट्स है, और या जिसको कोई कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स है, जिनमें खून गाढ़ा होने की बीमारी है, वो अपने जो डॉक्टर है, जो कार्डियोलॉजिस्ट है या आपके जो हेमेटोलॉजिस्ट है, उनसे पूछने के बाद वैक्सीन लीजिए। अदरवाइज जनरल पॉपुलेशन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी वैक्सीन ले सकते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। हम इसी के साथ ये अपना सवाल जवाब का जो ये सेशन है ये यहीं पे ख़त्म करते हैं और मैं इज़हार तशक्कुर पेश करते हुए डॉक्टर साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें इतना वक़्त दिया और हमारे साथ इतनी सारी जो बातें थी, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट थे कोविड के हवाले से, वो आपने हमारे साथ शेयर किए। और इसके साथ ही मैं इस लेक्चर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए और इसको प्रोसीड करने के लिए हमारे वाइस चांसलर साहब प्रोफ़ेसर एसएम रहमतुल्लाह साहब ने हमें इस लेक्चर के लिए इजाज़त दी, इस सीरीज़ के लिए इजाज़त दी। मैं उनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। साथ ही में हमारे रजिस्ट्रार साहब जिन्होंने आज अपना लेक्चर भी पेश किया, डॉक्टर हमाद हाशमी साहब, डॉक्टर इखलाक साहब और डॉक्टर मिन्हाज साहब जो हमारे बीच में हैं। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ हमारी डीएसडब्ल्यू की टीम प्रोफेसर समी सिद्दीकी साहब, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब, डॉक्टर इस्मत जहान, डॉक्टर जरार अहमद, मैं उन सब का भी शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस लेक्चर सीरीज़ को जो कामयाब होने में अपना रोल अदा किया और इस लेक्चर सीरीज़ के हवाले से जो भी तैयारी थी वो उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। इसी के साथ अब मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले हमारी आईएमसी टीम, जिनका एक बहुत बड़ा रोल रहता है, हमारे कोई भी प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारे आईएमसी टीम हमेशा हमारे साथ देती है और टेक्नोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा हमें हर चीज़ जो है मुहैया करवाते हैं और हम जो है अपने प्रोग्राम्स को आसानी से कर पाते हैं। मैं डॉक्टर रिजवान साहब जो कि आईएमसी डायरेक्टर हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। साथ ही मैं आईएमसी की पूरी टीम जैसे उबैद भाई, गयास भाई और सबका शुक्रिया अदा करते हुए अब मैं आईएमसी टीम से गुजारिश करता हूँ कि वे जो है नेशनल एंथम प्ले करें और उसके साथ ही हम इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। बेहद शुक्रिया सर। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।